डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चैप्टर पे हम बात करेंगे, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है इम्यून सिस्टम। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए थे कि सर ये चैप्टर आप इसके लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके ज़रूर शेयर करें। तो मुश्किल थोड़ा सा है, कॉन्सेप्चुअल है टॉपिक ये, तो इस वजह से मैंने ज़रूरत महसूस की कि नहीं यार, ये चैप्टर हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अच्छा, देखिए पहली बात कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम दरअसल हमारी बॉडी का एक ऐसा निज़ाम है जो हमारी बॉडी में कई फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर वन, देखिए पहला फंक्शन इसका क्या है। पहला फंक्शन है इसका कि इट इज़ द, यानी इन जनरल अगर मैं कहूँ कि इट इज़ द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिफेंस सिस्टम है ये किस किस तरह से डिफेंस का काम करता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये जो डिफेंस सिस्टम है इसका पहला काम है किलिंग ऑफ द पैथोजेंस। बॉडी में दाखिल होने वाला कोई भी पैथोजन। अच्छा, अब जब हम पैथोजन कहते हैं तो इसका मतलब होता है तमाम के तमाम बैक्टीरिया, ठीक है। पैथोजन कहने का मतलब है कि तमाम के तमाम वायरसेस, तमाम के तमाम फंजाई और तमाम के तमाम पैरासाइट्स। अच्छा, इन जनरल मैं आपको बता दूं कि जो पैरासाइट का वर्ड है ये हम प्रोटोजोन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोजोन्स के लिए। और जो वर्म्स होते हैं जैसे कि टेप वर्म हो गया, ठीक है, जो इन्फेक्शन पैदा करता है, तो ये इनके लिए जो है ये वर्म्स के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इन सबको मिलाकर प्रोटोजोन और वर्म्स को हम कलेक्टिवली पैरासाइट्स कहते हैं। तो इसका पहला काम तो ये है इस डिफेंस सिस्टम का कि हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन अगर इन्वेड होता है, बॉडी में दाखिल होता है, तो उसको ये मारने का काम करते हैं। दूसरा जो काम है इस सिस्टम का हमारी बॉडी में वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेल फंक्शनिंग सेल। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेल फंक्शनिंग सेल्स। बॉडी में कोई भी ऐसा सेल जो अपना काम ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रहा, उसको हम कहते हैं कि ये मेल फंक्शनिंग सेल है। तो उसकी भी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, उसको भी ख़त्म करना होता है, उसको भी बॉडी से एक्सपेल आउट करना पड़ता है। तो इम्यून सिस्टम का ये काम भी है कि बॉडी में कोई भी ऐसा सेल जो बॉडी के लिए काम नहीं कर रहा या एबनॉर्मल टाइप का काम अंजाम दे रहा है, जैसे कि मेल फंक्शनिंग सेल की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें जैसे कैंसर या ट्यूमर सेल अगर बॉडी में डेवलप हो जाए तो उनको भी ये सिस्टम मारने का काम करता है। यानी पैथोजन को ख़त्म करता है ये सिस्टम हमारी बॉडी में, और पैथोजन के अलावा अगर बॉडी में कोई भी मेल फंक्शनिंग सेल जैसे कि कोई कैंसर सेल या ट्यूमर सेल बॉडी में डेवलप हो जाता है, उसको भी मारने का काम करता है। एक और बड़ा अहम काम है इस सिस्टम का, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन सेल। कोई भी ऐसा सेल जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है लेकिन हमारी बॉडी में कहीं से आ गया है, या हमने अपनी मर्ज़ी से कोई सेल, फॉरेन सेल अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको इसकी बेहतरीन एग्जांपल है फॉरेन सेल की ट्रांसप्लांट, ठीक है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे किसी शख्स को किसी दूसरे इंसान का लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो वो उसकी अपनी बॉडी का हिस्सा तो नहीं है ना, तो इम्यून सिस्टम उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। अब आपके जहनों में
अगर ये सवाल आएगा कि सर वो तो बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया, देखिए इम्यून सिस्टम ये नहीं जानता। बॉडी के बाहर की कोई भी चीज़ होगी तो इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो अगर ट्रांसप्लांट के बाद इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गेन को पहचान जाए कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है, तो इसे कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। और अगर खुदा न खास्ता ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है तो ट्रांसप्लांट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता पेशेंट को, कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही उस ट्रांसप्लांट ऑर्गेन को कोलैप्स कर देता है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए जब किसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है कोई भी ऑर्गेन, तो कुछ वक्त के लिए उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक रखा जाता है, ठीक है। उसके लिए उसको कुछ ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जो इम्यून सिस्टम को वीक करने का काम करती हैं। फिर साथ साथ पैरेलल पेशेंट को, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है तो इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है, और तो इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेशेंट को मुस्तकिल एंटीबायोटिक जो है वो एज अ पैरेलल ट्रीटमेंट दी जाती हैं। यानी जब तक वो मेडिसिन देते रहेंगे जो कि इम्यून सिस्टम को वीक कर रही हैं, उसके साथ साथ पेशेंट को जो है वह एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी ताकि इम्यून सिस्टम को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए और पेशेंट जो है वो इन्फेक्शंस का शिकार ना हो। और जब एक मरतबा ऑर्गेन सेटल डाउन हो जाता है बॉडी में, तो फिर वो जो ये ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक और उन मेडिसिन्स का जो इम्यून सिस्टम को वीक कर रही हैं, फिर वो ट्रीटमेंट फिर रोक दिया जाता है। तो एनीवे ये इम्यून सिस्टम के कुछ फंक्शंस मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं जो बुक में जिनका आमतौर पे तस्करा किया जाता है। अच्छा, अब देखो बेटा, एक बड़ी अहम बात यह है कि इम्यून सिस्टम में इम्यून सिस्टम पैदा करने वाले सेल का जिक्र जगह जगह पर किया गया है, ठीक है। तो अच्छा, अब जाहिर सी बात है वो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इम्यून सेल तो नॉर्मली कह देते हैं उन्हें, इम्यून सिस्टम बनाने वाले सेल इम्यून सेल। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो इम्यून सेल बेसिकली क्या होते हैं? वो WBCs होते हैं, वो वाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं। अच्छा, अब हमारी बुक में इम्यून सिस्टम में जगह जगह पर मुख्तलिफ़ इक़साम के वाइट सेल्स का जिक्र किया गया, ठीक है ना। लेकिन जो ब्लड में पाए जाने वाले जो वाइट सेल्स हैं उनकी जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उनको अलग से बयान नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा पहले हम जो WBCs की वाइट ब्लड कार्पसल्स या जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, उनकी जो इक़साम हैं, उनकी जो वैरायटीज़ हैं, उन पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर ये इम्यून सिस्टम से थोड़ा सा हम साइड लाइन हो गए, बज़ाहिर तो साइड लाइन हो गए, क्योंकि ये बेसिकली इम्यून सिस्टम में इन सेल का आगे तस्करा आना है, ठीक है ना। तो देखो, वाइट ब्लड कार्पसल्स, इनको WBCs या ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये ल्यूकोसाइट्स की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक वैरायटी कहलाती है ए ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरी टाइप कहलाती है ग्रैन्युलोसाइट्स। अच्छा, दोनों में फ़र्क ये होता है कि ए ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब ये होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो नॉन पिगमेंटेड होता है। ये वो वाइट सेल्स हैं, साइटोप्लाज्म इज़ नॉन पिगमेंटेड। साइटोप्लाज्म में कोई पिगमेंट या कोई पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, साइटोप्लाज्म इनका बिल्कुल क्लियर होता है। और ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्यूल से जाहिर हो रहा है ये लफ्ज़ कि इनके साइटोप्लाज्म में पिगमेंट या पार्टिकल्स हमें पड़े हुए नज़र आते हैं। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वाज़ेह तौर पे देखे जा सकते हैं। साइटोप्लाज्म इज़ पिगमेंटेड, पिगमेंटेड कह दें या ग्रैन्युलेटेड। अच्छा, जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप कहलाती है मोनोसाइट्स और दूसरी टाइप कहलाती है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उनकी तीन वैरायटीज़ हैं। एक टाइप कहलाती है इनकी न्यूट्रोफिल्स, दूसरी टाइप इनकी कहलाती है बेजोफिल्स और तीसरी इनकी टाइप कहलाती है
ईजोनोफिल्स। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ना मैं एक काम ये कर रहा हूँ, इनकी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए इनका तस्करा बुक में मौजूद है। मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से देखिए सेल्स हैं जिनका जिक्र है। देखो बेजोफिल का जिक्र किया गया है, जब इम्यून सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रोफिल की बात आएगी, लिम्फोसाइट का जिक्र आएगा, मोनोसाइट का जिक्र है। इस पूरे चैप्टर में जगह जगह पर इन 4 इकसाम के वाइट सेल को जगह जगह डिस्कस किया गया। ईजोनोफिल का जिक्र नहीं है बहरहाल इस चैप्टर के अंदर, लेकिन एक आध जुमला इसके बारे में क्योंकि मैंने लिख दिया तो मैं इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए बात यह है कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ न्यूट्रोफिल से। इसको मैं नंबर 1 कह रहा हूँ, उसको मैं नंबर 2 कह रहा हूँ, ईजोनोफिल को नंबर 3 कह रहा हूँ, मोनोसाइट को नंबर 4 कह रहा हूँ, और लिम्फोसाइट्स को मैं नंबर 5 कह रहा हूँ। ठीक है। तो हम इस तरतीब में इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रोफिल का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। देखिए न्यूट्रोफिल जो होते हैं इनका शुमार ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर होता है। ठीक है। और मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी इनकी, अच्छा, ये जो हमारा जो ब्लड है ना, उस ब्लड में जो टोटल वाइट सेल्स हैं, उन वाइट सेल्स टोटल WBCs, ये पांचों टाइप्स, ये जो पांचों लिखे ना, 5 मैंने नंबर डाले, इनमें से वाइट सेल्स की जो परसेंटेज होती है, यानी वाइट सेल की जो टोटल पर, यानी जो 100% वाइट सेल हैं, जितने भी वाइट सेल हैं, उनमें से तकरीबन आपकी बुक के मुताबिक 50 to 70% जो वाइट सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है। दूसरी अहम बात न्यूट्रोफिल की यह है कि जो न्यूट्रोफिल होते हैं, मैं अगर इसकी थोड़ी सी डायग्राम आपके सामने बनाऊँ, न्यूट्रोफिल, ये मैंने बनाया न्यूट्रोफिल। ठीक है। इसका ये मैं बना रहा हूँ इसका न्यूक्लियस। और ये देखें न्यूक्लियस कैसा है। आप कहेंगे सर ये बड़ा अजीब सा न्यूक्लियस है इसका। बिल्कुल ऐसे ही इसका न्यूक्लियस होता है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा आपको ये। ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस कहलाता है इसका जो न्यूक्लियस है 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस, इसको मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं। और जैसे कि बताया गया था कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हमें कुछ पिगमेंट या कुछ पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, पिगमेंटेड या ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होता है। देखो न्यूट्रोफिल का काम ये होता है कि ये कहलाते हैं फेगोसाइट्स। ठीक है। जब भी कहीं इन्फेक्शन होगा ना तो ये फेगोसाइटोसिस के ज़रिए पैथोजन को मारने का काम करते हैं। ठीक है। इनका काम है किलिंग ऑफ पैथोजन बाय फेगोसाइटोसिस। बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है। फेगोसाइटोसिस के ज़रिए ये पैथोजन को ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और क्योंकि तादाद इनकी आप देख रहे हैं कि 50 to 70% है, यानी वाइट सेल में सबसे ज़्यादा जो वाइट सेल हमारे ब्लड में होते हैं वो न्यूट्रोफिल होते हैं। तो इनिशियली जब भी कहीं इन्फेक्शन होता है तो जो वाइट सेल इब्तदाई तौर पर फेगोसाइटोसिस का आगाज़ करते हैं वो यही होते हैं। बाद में फिर कुछ और वाइट सेल्स भी हैं जो फेगोसाइटोसिस का काम अंजाम देते हैं। फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो इस फंक्शन को ओवरकम कर लेते हैं। उस पर हम आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि न्यूट्रोफिल आपके समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब आ जाइए, दूसरे हैं बेजोफिल्स। देखो जो बेजोफिल्स होते हैं बच्चों, इनकी परसेंटेज वगैरह तो हमारे बुक में मेंशन नहीं है। वैसे तो लिखी जा सकती है, लेकिन जब एक चीज़ नहीं है तो मैं नहीं समझता कि आप इस पे इतना ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। अब ये जो बेजोफिल है ना, बेजोफिल की ख़ास बात ये होती है, मैं अगर इसकी बेजोफिल की डायग्राम बनाता हूँ,
इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बाइलोब्ड न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस की 2 लोब्स होती हैं, ठीक है, यानी ये मल्टी लोब न्यूक्लियस नहीं होता इसका, ठीक है, ये बाइलोब न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म हाईली ग्रेन्यूलर होता है। देखिए ये जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको ज़रा थोड़ा सा समझिएगा। इनका साइटोप्लाज्म हाईली ग्रेन्यूलर होता है और इतना ज़्यादा ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म होता है कि अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखें ना तो इनका न्यूक्लियस आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और मैं समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ, यकीनन आप सब बच्चे समझ जाएंगे। वो एक गेम है, वो आप सब लोगों ने यकीनन खेला होगा, कैंडी क्रश। कैंडी क्रश के अंदर वो आपने देखा है कि वो एक ऐसी कैंडी आती है जिसमें बहुत सारे दाने दाने से नज़र आते हैं, और उसको जैसे ही हम किसी भी कैंडी के ऊपर हिट करते हैं किसी भी रंग की, तो स्क्रीन पर जितनी भी उस रंग की कैंडीज़ होती है सब एकदम से ब्लास्ट हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह का दिखाई देता है, बिल्कुल वही सेम शेप दिखाई देगी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैंडी क्रश वाली, ठीक है। तो ये बेज़ोफिल होता है। अच्छा, अब बेज़ोफिल का काम क्या होता है? देखो, बेज़ोफिल का काम ये होता है कि बेज़ोफिल का काम है सिक्रीशन ऑफ हिस्टामाइन। अच्छा, इसमें एक अहम बात मैं बताता चलूँ कि देखो, जब ये बेज़ोफिल जो होता है ना, जब ये साइट ऑफ इन्फेक्शन में दाखिल होता है ना, तो इसको हम कह देते हैं कि ये कहलाता है मास्ट सेल, यानी ये बेज़ोफिल ही है। जब तक ये ब्लड में होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये बेज़ोफिल है, लेकिन जब ये साइट ऑफ इन्फेक्शन या कहीं पर टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो वहाँ पर अगर ये पहुँच जाता है तो इसको कहते हैं मास्ट सेल बन जाता है। और मास्ट सेल बनने का मतलब है कि ये अपने अंदर से हिस्टामाइन सिक्रीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बेज़ोफिल और मास्ट सेल ये एक ही चीज़ है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन वो केमिकल है जो हमारी बॉडी में 2 काम करता है। एक तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन जब भी होगी तो वो हिस्टामाइन पैदा करेगा। दूसरी बात, हमारी बॉडी में जितनी भी एलर्जीज़ होती हैं वो भी हिस्टामाइन की वजह से ही पैदा होती हैं। और यही वजह है कि अगर हमें कहीं कोई एलर्जिक प्रॉब्लम होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन्स लिखी जाती हैं उनको उनको एंटी हिस्टामाइन ड्रग कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आपने देखा होगा, एलर्जी रोकने वाली जो दवाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स। और एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स की अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपके सामने बताऊं तो आप सब जानते हैं, बड़ी मशहूर दवाएं हैं। रिजिक्स एक मेडिसिन है, ठीक है। एविल के नाम से एक दवा आती है, एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। या फिक्सिट, ठीक है, के नाम से एक मेडिसिन आती है। ये सारी एंटी हिस्टामाइन, आप इनका लिटरेचर पढ़ेंगे तो ये सब एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स कहलाती हैं, क्योंकि ये हिस्टामाइन की प्रोडक्शन को रोकती हैं ताकि एलर्जी का जो रिस्पॉन्स है वो कम किया जाए, क्योंकि बाद वक़्त एलर्जी इतनी सीवियर भी हो सकती है कि वो इंसान में कॉज ऑफ डेथ बन जाती है। तीसरी टाइप जो है वाइट सेल्स की वो हैं ईज़नोफिल्स, इनको कहते हैं हम ईज़नोफिल्स। अच्छा, ईज़नोफिल्स जो होते हैं, अगर ईज़नोफिल की डायग्राम ड्रॉ की जाए, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसका भी बाइलोब न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल एस शेप न्यूक्लियस होता है। और इसका न्यूक्लियस विजिबल होता है, नज़र आता है। जैसे उसमें हम कह रहे थे कि न्यूक्लियस दिखता नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होता। इसका जो न्यूक्लियस है वो हमें दिखाई देता है। इसमें जो ग्रेन्यूल होते हैं, इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, न्यूक्लियस विजिबल होता है इसका। और इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ एंटी हिस्टामाइन, यानी हमारी बॉडी खुद भी एंटी हिस्टामाइन सिक्रीट करती है। यानी अगर एलर्जी सीवियर होने लगती है तो उसको रोकने के लिए ईज़नोफिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। चौथी टाइप के जो वाइट सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोसाइट्स। उन्हें क्या कहते हैं? कहते हैं मोनोसाइट्स। अच्छा, मोनोसाइट का बॉडी में क्या रोल है? मोनोसाइट का काम ये होता है
अच्छा, पहले तो मोनोसाइट की शक्ल कैसी होती है वो देख लेते हैं, क्योंकि हम सब में देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उसकी शेप पर बात करते हैं, मोनोसाइट की शेप कैसी होती है। ये देखिए मोनोसाइट मैंने बना दिया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये आपने थोड़ा बड़ा नहीं बना दिया है, तो मैंने ये जानबूझकर इसको बड़ा बनाया है, ठीक है। इसलिए बड़ा बनाया है क्योंकि ये होता ही सबसे बड़ा WBC है ये, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। बाज़ किताबों में लिखा मिलता है कि इसके न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, लेकिन आपकी बुक में हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस लिखा हुआ है कि जो हॉर्स शू की जैसी शक्ल होती है उस शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। अच्छा, साइटोप्लाज्म, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये ए ग्रेन्यूलोसाइट है, तो इसके साइटोप्लाज्म में हमें किसी किस्म के कोई पार्टिकल नज़र नहीं आते ना। साइटोप्लाज्म इसका बिल्कुल क्लियर साइटोप्लाज्म होता है इसका। तो हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस भी कहते हैं, बाज़ किताबों में आपको लिखा मिलेगा बीन शेप्ड न्यूक्लियस। और सबसे बड़ा जो WBC होता है वो बेसिकली मोनोसाइट होते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट WBCs हैं वो मोनोसाइट्स को कहा जाता है। अच्छा, ये जो मोनोसाइट होते हैं ना, जब ये कभी भी बॉडी में पहुंचते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पर जब ये साइट ऑफ इन्फेक्शन में पहुंचेंगे तो दे मे बी कन्वर्टेड इनटू macrophages. They may be converted into macrophages. ये ऐसे अगर हो गया तो ये मैक्रोफेज कहलाएगा। और दे मे बी कन्वर्टेड इनटू डेंड्राइटिक सेल। अब ये देखिए दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डेंड्राइटिक सेल में और मैक्रोफेज में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या फ़र्क समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर ये जो आपने जिसको डेंड्राइटिक्स, ये मैक्रोफेज है, ये कहाँ पर जाके ये कन्वर्जन या ये इसमें जो चेंज आता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये मैक्रोफेज है, और ये कहलाता है डेंड्राइटिक सेल। और ये दोनों ही दरअसल क्या कहलाते हैं, ये भी फैगोसाइट्स होते हैं, ये भी फैगोसाइट हैं और ये भी फैगोसाइट्स। यानी फैगोसाइट की अब कितनी टाइप्स हमने पढ़ ली? 3 टाइप, ठीक है। मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, और सबसे पहले कौन सा फैगोसाइटिक सेल बताया था मैंने आपको? ये देखिए कौन सा, न्यूट्रोफिल। तो 3 इकसाम के वाइट सेल ऐसे हैं जो कि फैगोसाइटोसिस के ज़रिए पैथोजन को मारने का काम। अब बचा आखिरी, लास्ट जो WBC की टाइप है वो कहलाते हैं लिम्फोसाइट्स। अच्छा, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनकी 2 इकसाम होती हैं लिम्फोसाइट की। एक टाइप कहलाती है T सेल और दूसरी टाइप कहलाती है B सेल। लिम्फोसाइट की 2 टाइप्स हैं, 2 इकसाम हैं, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये देखिए, ये T सेल है अगर, तो B सेल बहुत ही सबसे छोटा WBC, बुक में लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे छोटा जो WBC होता है ना वो B सेल होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? अभी बताया था कौन सा होता है, मोनोसाइट सबसे बड़ा है। अब मोनोसाइट का मतलब है डेंड्राइटिक सेल भी उसमें आ गया, मैक्रोफेज भी उसमें आ गया। अब ये जो मैंने 2 आपके सामने लिम्फोसाइट बनाए हैं, तो ये जो T लिम्फोसाइट है ये वर्क करता है एक ख़ास इम्यूनिटी में। ये हमारी बॉडी में पैदा करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसका ताल्लुक़ है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के साथ। और ये जो B सेल है इट इज़ रिलेटेड विद ह्यूमोरल इम्यूनिटी।
इस पर हम बात करेंगे जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस समझाएंगे, तो हम इन इम्यूनिटीज़ पर बात करेंगे। तो जो बी सेल होता है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को डील करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी पैदा करता है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ के ज़रिए पैथोजन को ख़त्म किया जाता है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाए जाते हैं जो पैथोजन को मारने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल इस लेक्चर में हम इतनी ही बात डिस्कस करेंगे, बाकी तफसीलात इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आप